बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्षितिज हिंदी की पुस्तक क्षितिज का पाठ 15 काव्यखंड का पाठ 15 मेघ आए। सबसे पहले इसमें जीवनी देखते हैं। इस कविता को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में हुआ था। उन्होंने वो जो है कविता में एक अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने एंग्लो संस्कृत उच्च विद्यालय बस्ती, क्वींस कॉलेज वाराणसी तथा प्रयाग विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने अध्यापक क्लर्क और उसके बाद आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर का कार्य भी किया। 1965 में दिनमान साप्ताहिक उप संपादक बन गए। उन्होंने पराग नामक बच्चों को लोकप्रिय मासिक पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया। वह तीसरा सप्तक के कवि थे। उनका देहांत सन 1984 में हुआ। सक्सेना जी की प्रमुख रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी, यात्रा वृत्तांत जैसी सभी विधाओं में रचना की है। उनकी प्रमुख रचनाओं में खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, बकरी, बतूता का जूता आदि शामिल हैं। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें सन 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनकी रचनाओं में गांव तथा शहर दोनों जगहों के जीवन का वर्णन मिलता है और उनकी भाषा हिंदी होने के कारण वे आम लोगों के लिए काफ़ी सरल भी हैं। उन्होंने अपनी भाषाओं में जो है गांव और शहर दोनों के बारे में लिखा है। मेघ आए कविता में प्रत्यक्ष रूप से वर्षा का सूचक बादलों के आने पर होने वाली खुशी का वर्णन है। ये जो कविता है मेघ आए, इसमें उन्होंने बादलों के आगमन का परिचय दिया है। बादल के आने पर जो खुशी होती है लोगों को, किसानों को, उसका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। साथ ही साथ उन्होंने शहर से आए, जैसे कि गाँव में जब किसी के दामाद आ जाते हैं शहर से, उसके बाद जो खुशी होती है, उसी प्रकार से उन्होंने बादलों के आने पर उनके स्वागत सत्कार और शिकवे शिकायतें जो होती हैं उसी का वर्णन मेघ के रूप में यहाँ पे किया है। और उन्होंने मेघों को जो है दामाद के रूप में चित्रित किया है। यानी कि बारिश आती है उससे पहले जब बादल आते हैं, काले घने बादल, तो उन बादलों के आने पर जो खुशी होती है उसका उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। और बादलों का उन्होंने दामाद के साथ मानवीकरण किया है। यानी कि बादलों को उन्होंने दामाद माना है और दामाद के आने पर जो खुशी लोगों के मन में होती है उसका उन्होंने यहाँ पे उसको बताया है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। ये जो कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी है और इन पंक्तियों में उन्होंने वर्षाकालीन समय में घिरने वाले बादलों का सजीव चित्रण किया है। कवि बताता है कि मेघों के घिरने पर प्रकृति और उसके तमाम उपादान ठीक उसी प्रकार हर्षित हो जाते हैं जैसे कोई शहरी पाहुन गांव के ससुराल में आता है तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। आगे कवि कहते हैं कि मेघ आए बड़े ठन के। कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर गाँव में दिखाई देने वाले उत्साह का चित्रण किया है। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करके उसे एक दामाद के रूप में दिखाया है। जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा ही सज धज कर एवं बन ठन कर अपने ससुराल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ भी, बादल भी बड़े बन ठन कर और सुंदर वेशभूषा धारण करके आए हैं, जैसे किसी मेहमान के आने का संदेश। गांव के बच्चों एवं उनकी सालियां आगे आगे दौड़कर पूरे गांव में फैला देते हैं। ठीक उसी तरह हवा उनके आगे आगे नाचती हुई पूरे गांव में यह सूचना देने लगी है कि गांव में बादल आए हैं, यानी कि मेघ रूपी मेहमान आ गए हैं। ये सूचना पाकर गांव के सभी लोग अपने खिड़कियां, दरवाजे खोलकर उसे देखने एवं उसे निहारने के लिए घरों से बड़ी बेताबी से झांक रहे हैं। इसका अर्थ है
कि हर वर्ष हम वर्षा ऋतु का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। इसके आने पर सारा आकाश बादलों से ढक जाता है और सीधी सीधी हवाएं चलने लगती हैं और सभी लोग घर से निकलकर वर्षा ऋतु का आनंद लेने लगते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के, यानी कि मेघ जो है, बादल जो है बन संवर के आ गए हैं। आगे आगे नाचती बयार चली, उसके आगे आगे हवा चल रही है नाचते नाचते, ऐसा लग रहा है। दरवाजे खिड़कियाँ सब खुलने लगी हैं गली मोहल्लों की। ऐसा लग रहा है कि जैसे गांव में कोई दामाद आ गए हों। पाहुन कहते हैं दामाद को, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। ऐसा लग रहा है शहर के कोई दामाद गांव में आ गए हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, बादल जो है सज धज के और संवर के आ गए हैं। फिर है पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठ नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। घाघरा यानी कि लहंगा, बांकी टेढ़ी, चितवन दृष्टि, ठिठकना ठहरना, सरकना सिसकना। इन पंक्तियों में कवि ने बताते हैं कि बादल रूपी दामाद के आने पर प्रकृति रूपी सास और प्राकृतिक उपादान रूपी संबंधी उनका कैसे स्वागत करते हैं। यानी कि जब दामाद घर में आए हैं तो उनके सास ससुर उनका स्वागत कैसे करते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति और प्राकृतिक दोनों को सास ससुर की संज्ञा दी है। पेड़ झुकने झांकने लगे गर्दन उचकाए। कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में आने वाले बदलावों का वर्णन किया है और उसका बहुत ही सुंदर ढंग से मानवीकरण किया है। कवि कहते हैं कि आसमान में बादल छाने के साथ आंधी आने पर धूल ऐसे उड़ने लगती है मानो गांव की औरतें घाघरा उठाए दौड़ रही हों। साथ ही हवा के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुके हुए प्रतीत होते हैं मानो वे अपनी गर्दन उचकाकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें ठिठक कर अपने घूंघट सरकाए हुए तिरछी नज़रों से मेहमान को देख रही हैं। जैसे कि जब बादल आते हैं, हवाएं बहुत तेज़ तेज़ चलती हैं तो क्या होता है, पेड़ जो है झुकने लग जाते हैं सारी तरफ, आंधियाँ बहुत तेज़ी से चलने लग जाती हैं और नदी में भी जो है सरसराहट सी होने लगती है, पानी में जो है कंपन होने लगती है। तो यहाँ पे कवि ने वही बताया है, उसी का वर्णन किया है, उसी के बारे में कि पेड़ झुकने झांकने लगे गर्दन उचकाए। ऐसा लग रहा है कि हवा जब चलने लगी बादलों के आने से, बादल आसमान में आए और हवा तेज़ से चलने लगी तो पेड़ झुकने लगे। बहुत तेज़ हवा चलने के कारण पेड़ जो है झुकने लग गए हैं और धीरे धीरे वो झुक रहे हैं, उठ रहे हैं, झुक रहे हैं, उठ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पेड़ जो है अपनी गर्दन को उचकाए हुए मेहमान को देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बहुत तेज़ आंधी चलने लगी है और आंधी के चलने से धूल भी साथ के साथ उड़ रही है और उस समय ऐसा लग रहा है कि किसी मेहमान के आने पे जो खुशी होती है और लड़कियां लोग जो है भागने लग जाते हैं दूसरे को बताने के लिए। तो घाघरा इस समय ऐसा लग रहा है कि आंधी जो है अपना घाघरा उठाकर उस लड़की के समान भाग रही है खुशी के मारे कि गांव में मेहमान आ गए हैं। बांकी चितवन उठ नदी ठिठकी घूंघट सर के। नदी जो है वो भी ऐसी लग रही है कि मानो कोई जो है औरत तिरछी नज़रों से मेहमान को देख रही है, क्योंकि बादलों के आने से, हवा के तेज चलने से नदी में भी कंपन हो रही है, जिसके कारण नदी का जो पानी है वो लहला रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई घूंघट उठाकर तिरछी नज़रों से देख रहा है। जब वर्षा होने वाली होती है तो पहले थोड़ी तेज़ हवा या आंधी चलने लगती है, जिसके कारण रास्ते में पड़ी धूल उड़ने लगती है एवं हवा के वेग से वृक्ष झुक जाते हैं। इस अवस्था में नदी का पानी मानो ठहर जाता है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। अगला है, बूढ़ी पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधि लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के,
मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इन पंक्तियों में भी प्रकृति के विभिन्न अंगों, पेड़ लताओं, ताल पोखरों के माध्यम से वर्षाकालीन बादलों के घिर आने पर प्रसन्नता का वर्णन किया हुआ है। कवि कहते हैं कि वर्षा आगमन एवं घर में दामाद के आगमन का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद घर आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें झुककर सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं। इसी दौरान उनकी जीवन संगिनी हठपूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुपकर कहती है, आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई सुध नहीं ली या मेरे बारे में कुछ पूछा नहीं कि मैं कहाँ हूँ। क्या इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आई? साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसके पांव धुलाते हैं, इसलिए कवि ने यहाँ पानी परात भर के उपयोग किया है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। तो यहाँ पे जो है पीपल के लिए बोला गया है कि वर्षों के बाद घर पर आने पर बड़े बुजुर्ग जिस तरह अपने दामाद का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार से पीपल का वृक्ष भी झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत करता है। जल की बूंदों के लिए व्याकुल लताएं गुस्से से दरवाजे के पीछे छिपकर मेघ से शिकायत कर रही हैं कि वे कब से प्यासी मेघ का इंतजार कर रही हैं। उन्हें अब आने का समय मिला है। बादलों के आने की खुशी में तालाब उमड़ आया है और उसके पास जितना भी पानी है वो उससे थके हुए मेघ के चरणों को धोना चाहता है। यानी कि प्राकृतिक का इतना सुंदर मानवीकरण कवि ने यहाँ पे किया है कि जिस प्रकार से बूढ़े लोग जो है अपने दामाद के आने पर खुश होते हैं और उसका स्वागत सत्कार करते हैं, उसी प्रकार से जो है बादलों का स्वागत सत्कार, मेघों का स्वागत सत्कार जो है पेड़ ने झुककर किया है। और तालाब ने जो है, ऐसा लग रहा है कि तालाब ने जो है उसके लिए पानी भी दे दिया है, जिसके कारण वो अपने पैरों को धो सकें। फिर है क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुली। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुली गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के, अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। उन पंक्तियों का अर्थ है कि अभी तक प्रेमिका को अपने प्रियतम के आने की खबर भ्रम लग रही थी, लेकिन जब वो आकर घर की छत पर चले जाते हैं तो मानो प्रेमिका के अंदर बिजली सी दौड़ जाती है। उन्हें देखकर प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है और वह मन ही मन प्रेमी से क्षमा याचना करने लगती है। फिर आपसे मिलन की अपार खुशी के चलते दोनों प्रेमियों की आँखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं। यानी कि जब प्रेमी और प्रेमिका बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो वो दोनों ही जो है खुशी के मारे रोने लगते हैं। यहाँ पर उसी प्रकार से बिजली का और मेघों का वर्णन हुआ है। मेघों को और बिजली को जो है प्रेमी और प्रेमिका के रूप में बताया है कि बिजली जो है अपने प्रेमी यानी कि बादल रूपी प्रेमी से मिलके खुश हो जाती है और दोनों जो है उनके मिलने से उनकी खुशी जो है आंसू बनकर छलकने लगती है। कवि कहता है कि पूरा आसमान बादलों से ढक चुका है, बिजली चमकने लगी है। इससे हमारे मन की ये आशंका दूर हो गई है कि वर्षा नहीं होगी और इस विचार के साथ ही बादलों से बरसात होने लगती है और इस तरह जल बरसाते हुए बादल आकाश में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यानी कि बादलों के आने पर जो खुशी हुई, हवाएं चलने लगी, नदियों में जो है खुशी की लहर दौड़ गई, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। तो मेघों का जो है दामाद के साथ बहुत सुंदर ही चित्रण किया गया है।